हेलो वेलकम बैक गाइस। आज की वीडियो में हम कवर करेंगे अकाउंट्स एंड फाइनेंस में कैसे अपना करियर ग्रो कर सकते हैं और डज नॉट मैटर कि आप एक्सपीरियंस हो फ्रेशर हो। ये वीडियो आप दोनों के लिए है। अगर आप एज एक्सपीरियंस इसको देखते हो तो काफी हेल्पफुल रहेगी आपके लिए, और अगर आप एज ए फ्रेशर देख रहे हो तो ये वीडियो भी आपके करियर ग्रोथ में काफी हेल्प कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो में। सबसे पहले आपने क्या करना है, सबसे पहले एक अकाउंट्स एस्पिरेंट की क्या क्या एम होता है, हाउ टू गेट ए जॉब। ठीक है, आपने जॉब कैसे ढूंढनी है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप फ्रेशर हो तो आपने दो तीन टूल देखने हैं, इतने ज्यादा नहीं। आपको टैली आनी चाहिए, बेसिक एक्सेल आना चाहिए, और उसके बाद आपको जीएसटी फाइलिंग की सम बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है, और अगर आप ग्रेजुएशन कर रहे हो या पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हो, आपको इंटर्नशिप लेनी चाहिए, फिर वो पेड हो या अनपेड। इससे क्या होगा, आपको एक्सपीरियंस मिलेगा, क्योंकि कंपनी क्या करती है, कभी भी किसी फ्रेशर को जॉब नहीं देती। वो हमेशा ऐसा कैंडिडेट ढूंढती है जिसको कम से कम 1 साल का एक्सपीरियंस हो। ठीक है, मिनिमम सैलरी उसे देंगे, बट वो फ्रेशर को कभी एज ए एग्जीक्यूटिव हायर ही नहीं करती। रियली मेरे को 8 साल हो गए इस फील्ड में, बट मैंने नहीं देखा कि कंपनी में कोई एज ए फ्रेशर आया और उसको एग्जीक्यूटिव पोस्ट दे दी। नहीं देंगे वो कम से कम किसी अकाउंटेंट या चार्टर अकाउंटेंट के एक बंदा लेंगे जिसको 1 या 2 साल का एक्सपीरियंस होगा, उसी को एज ए एग्जीक्यूटिव पोस्ट देंगे। फ्रेशर को तो बिल्कुल नहीं देंगे। तो इसलिए हमें क्या करना है, ड्यूरिंग दी स्टडी एक इंटर्नशिप प्रोग्राम होता है आफ्टर सेकंड और फोर्थ सेमेस्टर, तो हमें वो प्रोग्राम ले लेना। उसमें क्या होता है, 3 और 4 महीने के लिए आप किसी कंपनी के साथ जुड़ के उसका वर्क फ्लो समझते हैं। उससे क्या मिलता है, हमें हेल्प मिलती है, बेसिक अंडरस्टैंडिंग होती है कि कंपनी में होता क्या है। क्योंकि बुक्स में क्या होता है, बुक्स में थ्योरी पढ़ाई जाती है, और जब हम कॉर्पोरेट में आते हैं तो उसमें सीधा सीधा प्रैक्टिकल होता है, वहां पे कोई थ्योरी नहीं चलती। ठीक है, तो हमें इंटर्नशिप लेनी है। और देन उसके आगे फोकस ऑन लर्निंग एंड एटीट्यूड ड्यूरिंग द इंटरव्यू। ठीक है, आपको लर्निंग पे फोकस करना, और जब भी आपसे इंटरव्यू में पूछा जाए, अगर आप फ्रेशर हो तो आपने बस अपनी लर्निंग और अपने एटीट्यूड पे फोकस करना हो कि आई विल डू द सेम। ठीक है, मेरे को इसके बारे में एक्सपीरियंस नहीं है, बट आई विल डू द सेम व्हाट आर यू सेइंग। देन कोई सर्टिफिकेशन ले लेनी है जिसमें उसमें टैली प्राइम सीख सके, एक्सेल सीख सके, और जीएसटी की प्रैक्टिस यानी बेसिक नॉलेज जीएसटी की सीख सके, अगर आप एज ए फ्रेशर हो। देन उसके बाद अगर आप एज ए एक्सपीरियंस्ड हो तो आप कैसे अपने करियर ग्रोथ को हेल्प कर सकते हो। फर्स्ट, हाईलाइट मेमोरेबल अचीवमेंट। फॉर एग्जांपल जब जीएसटी आया था, मेरे साथ प्लस पॉइंट क्या आया था, जब जीएसटी आया था मैंने करियर की शुरुआत करी थी, तो मैंने बेसिक थिंग जीएसटी सीखी थी। उससे पहले मैंने वैट में काम करता था, तो मैंने अपने करियर में जो अपनी अचीवमेंट लिखी हुई है वो जीएसटी की लिखी है कि मैंने जीएसटी में कैसे एनरोल आउट हुआ, अपनी कंपनी को एनरोल करवाया, पूरे प्रोसेस को जीएसटी के साथ टाई अप करवाया, और देन अपने प्रोसेस को स्मूथ बनाया। ठीक है, उसके बाद आप क्या क्या सॉफ्टवेयर जो सीख सकते हो, पावर बीआई सीख सकते हो, एक्सेल के मैक्रो सीख सकते हो जिसमें हम एडवांस एक्सेल भी आता है, वो सीख सकते हैं। ठीक है, देन उसके बाद एम फॉर डोमेन स्पेशलाइजेशन, ऑडिट सीख सकते हैं, टैक्सेशन सीख सकते हैं, एमआईसी सीख सकते हैं, और कॉस्टिंग सीख सकते हैं। ये सारी हम ड्यूरिंग दी जॉब करते करते ही हम सीख सकते हैं। ये कोई बड़ी बात नहीं कि आप ऑडिट में क्या क्या सीखोगे। ठीक है, हम ज्यादा से ज्यादा डेप्रिसिएशन सीख सकते हैं। ठीक है, अकाउंटिंग के साथ साथ आप एज ए एग्जीक्यूटिव काम कर रहे हो तो आपका काम क्या है, आपका काम है एपी में इनवॉइस प्रोसेसिंग करना। ठीक है, फॉर एग्जांपल। बट आप एडिशनली कैसे सीख पाओगे, या तो आप यूट्यूब देख लो। ठीक है, यहाँ पे फ्री कोर्सेज मिलते हैं, काफी मिलते हैं यूट्यूब में। एक चैनल है दी वैल्यूएशन स्कूल करके, अगर किसी ने पास सर को फॉलो करना हो या फाइनेंशियल एनालिसिस सीखनी हो तो इससे बढ़िया चैनल नहीं है पूरे यूट्यूब में। दी वैल्यूएशन स्कूल बाय सीए पार्थ वर्मा, काफी नॉलेज है उस सर को, और आप काफी बढ़िया से सीख सकते हो अगर किसी ने फाइनेंसिंग सीखनी नहीं हो। ठीक है, अब यूट्यूब ऐसे आपकी हेल्प करेगा डेप्रिसिएशन सिखाने में, आपकी एडिशनल फाइनेंशियल मॉडलिंग सिखाने में। ठीक है, प्लस एमआईएस कैसे बना सकते हैं हम, और उसके बाद कोस्टिंग कैसे, कि क्या क्या आप एस्पेक्ट लेंगे, क्या क्या आप वो स्टेप्स लेंगे कि आपकी कंपनी की कॉस्टिंग कम हो। ये सारा कुछ आप अपने एक्सपीरियंस ड्यूरिंग द जॉब आप एज एक्सपीरियंस गेन कर सकते हो। ठीक है, देन उसके बाद लीडरशिप एंड कम्युनिकेशन स्किल आर मोस्ट इंपोर्टेंट इन एवरी कंपनी। आपने कभी नहीं देखा होगा कि कंपनी का मैनेजर है, ठीक है, या सीएफओ है, उसकी कम्युनिकेशन स्किल वीक है, कभी नहीं देखा होगा। क्यों? क्योंकि सीएफओ होगा ना, वो कंपनी को रिप्रेजेंट करता है। जब भी आपने एक अच्छे लेवल पे जाना ना, तो सबसे पहले आपको 2 स्किल आनी चाहिए, एक लीडरशिप एंड सेकंड वन इज कम्युनिकेशन स्किल। कि आपकी कम्युनिकेशन स्किल इतनी बढ़िया हो कि हर कोई आपके टच में आना चाहे। ठीक है, या आप उससे बात करके उसको इन्फ्लुएंस कर सकें। ये 2 चीजें आपको आनी चाहिए, वरना आप, मैंने कई देखे हैं कि वो एज ए मैनेजर 15-15 साल, मैं इंडियो में भी काम कर चुका हूँ, वहां पे 15-15 साल सेम पोजीशन पे बंदे बैठे हुए हैं, कोई असिस्टेंट मैनेजर है, कोई मैनेजर। मैं उनके नाम नहीं लूंगा क्योंकि वो मेरे
मैंने उनसे काफी कुछ सीखा है, बट जो मेरे को उनकी वीकनेस लगी, उनकी वीकनेस यही थी, कम्युनिकेशन एंड लीडरशिप। वो खुद को प्रेजेंट नहीं कर पाते थे, उन्हें काम करना आता था बट वो खुद को प्रेजेंट नहीं कर पाते। आपको क्या आना चाहिए, खुद को प्रेजेंट करना चाहिए, और आप एक अच्छे लीडर होने चाहिए। लीडर कैसे बनना है, इसके लिए आप डेली अपने पे फोकस कीजिए, अपने दिन के 10-15 मिनट खुद को दीजिए, ठीक है। देन उसके बाद अब बात करेंगे सैलरी पे। सैलरी कैसे कैसे है कि इस फील्ड में काफी अच्छी सैलरी मिलती है। अगर आप इस फील्ड में 8 से 10 साल लगा लेते हैं ना, तो आपकी मिनिमम जो सैलरी रहेगी वो 1 लाख टू 1.5 लाख के बीच में रहेगी, जो इंडिया में रहने के लिए काफी अच्छी सैलरी है, ठीक है। इंडिया में जो लाइफस्टाइल है वो लाइफस्टाइल 40 टू 50,000 पर मंथ का है, इससे ज्यादा नहीं है। हाँ, खुद के खर्चे हो तो वो बढ़ सकता है, बट इससे ज्यादा कि वहाँ की दिल्ली या किसी और की मेट्रो सिटी की मेंटेनेंस नहीं है, इतने में बढ़िया गुजारा होता है। ये काफी अच्छी सैलरी है अगर इस करियर में इस आप 8 से 10 साल दे देते हो, ठीक है। तो अपने करियर की शुरुआत कैसे होती है यहाँ पे, फॉर एग्जांपल अगर मैं फ्रेशर हूँ, ठीक है, कोई एक्सपीरियंस नहीं है मेरे पास, ठीक है, मैं ऐसे ज्वाइन हुआ जूनियर अकाउंटेंट और अकाउंट असिस्टेंट, तो मेरी सैलरी रहेगी वही 15 से 30 हजार रुपये महीना, ठीक है। अगर 1 साल से 3 साल का एक्सपीरियंस हो जाता है मेरे को, तो मेरी सैलरी इन बिटवीन रह सकती है 25K टू 50K। उसके बाद सीनियर अकाउंटेंट, टैक्स एग्जीक्यूटिव, एनालिस्ट सैलरी रहेगी 40 टू 70,000, एक्सपीरियंस 5 ईयर तक। और देन उसके बाद अगर आप असिस्टेंट मैनेजर और सीनियर एनालिस्ट हो जाते हो तो आपकी सैलरी 60,000 टू 1 लाख तक वेरी कर सकती है। उसके बाद 8 साल के बाद आपकी सैलरी जो रहेगी 80,000 टू 1.5 लाख के बीच। वो तो आपके खुद के ऊपर है ना कि सैलरी आप क्या डिजर्व करते हो। सैलरी आपको कंपनी वही देती हो। गुरुग्राम या गुड़गांव कुछ भी कह लो, वहां पे 1000 ऑफ कंपनी है, आपको सैलरी आप पे मिलती है, यानी आप क्या डिजर्व करते हैं वही सैलरी आप लोगे। अगर मैंने कई अकाउंटेंट देखे हैं जो लाला फर्म में काम करते हैं, वो आज भी 40 या 50 हजार रुपये महीना लेते हैं, ठीक है, और वहां पे खुश हैं क्योंकि उन्हें वहां पे कोई टारगेट्स नहीं है, उनके कोई उन पे प्रेशर नहीं है, वही 10 बजे आओ 6 बजे घर जाओ। जबकि कॉर्पोरेट नहीं है, कॉर्पोरेट आपको सैलरी देता है बट उसके सैलरी के साथ सैलरी वाला ही काम करवाता है, ठीक है। अब अगर आपको 1.5 लाख दे रहा है ना, तो आपको डेडलाइन पे काम खत्म करके देना है, ठीक है। डेडलाइन पे काम, यानी 31 को काम मांगा गया तो 31 को देना है, फिर वो रात को 2 बज गए 4 बज गए, डज नॉट मैटर। जब हमारी क्लोजिंग होती थी ना, तो इवन की गर्ल्स के रात को 12 बजे कैब बुक करवा के उन्हें घर भेज के उनसे भी काम करवाया जाता था, ठीक है। और हम 4-5 बजे तक MIS देते हैं, सभी देते हैं। और यही अगर मैं लाला कंपनी की बात कर लूँ, वहां पे सैलरी मिल जाएगी 40 से 50 हजार। क्या है, आज नहीं हुआ जी मैं कल कर लूंगा, ऐसा ही होता है। कल कर लूंगा, परसों कर लूंगा, उसने उसने तो काम नहीं किया जी, मैंने तो दे दिया, ऐसे ही होता है। पर कोऑपरेट में ये चीज नहीं है, कोऑपरेट में ये चीज मैंने कहती है डेडलाइन, और सैलरी मिलती है आपकी डेडिकेशन को, ठीक है। और अगर आफ्टर 12 ईयर आपको जो रोल दिए जाएंगे वो फाइनेंस कंट्रोलर, CFO, हेड ऑफ फाइनेंस, उसमें सैलरी रह सकती है 1.5 लाख टू 4 लाख। इसमें आपने काम थोड़ी करना है, इसमें तो आपने प्रेजेंट करना है ना। आप में क्या स्किल होनी चाहिए, जो सैलरी आपको मिलेगी आपको काम करने के लिए मिलेगी, काम तो 30 हजार सैलरी वाला भी कर लेगा, ठीक है। MIS बनानी है वो कोई 50 या 60 हजार वाला बंदा ही बना देगा, मेरे जैसा बंदा ही बना देगा। आपको किस चीज के पैसे देंगे, 1.5 से 4 लाख आपको प्रेजेंट करने के पैसे देंगे, ठीक है। तो ये जो सैलरी का डाटा ना, ये 25 गूगल पे अवेलेबल है, आप जाके इसको सर्च भी कर सकते हो, ये कोई फेक डाटा नहीं है, ठीक है। काफी अच्छी सैलरी है इस करियर में। अगर आपके पास कोई प्रोफेशनल डिग्री नहीं है, कुछ नहीं है, आप बेसिक से आपने कॉमर्स कर रखी है या मास्टर ऑफ कॉमर्स कर रखी है, तो आप फाइनेंस एंड अकाउंट्स को ज्वाइन कर सकते हो, और काफी बढ़िया पैकेज है इसमें भी। वो आप कितने पे रिलायबल होते हो, कितने पे जाके टिकते हो, ठीक है। देन आगे अपग्रेड नॉलेज एंड स्किल्स, कैसे कैसे आपने अपनी नॉलेज और स्किल्स को बढ़ाना है, एज ए एक्सपीरियंस और एज ए फ्रेशर करना, ये दोनों के लिए मैटर करता है, ये किसी एक के लिए नहीं मैटर करता। इसमें सबसे पहले आपको क्या क्या स्किल्स और नॉलेज होनी चाहिए। आपको फाइनेंशियल रिपोर्टिंग होनी चाहिए, रिपोर्टिंग एंड एनालिसिस मंथली बेसिस पे बनाते हैं ना, कि इस साल इतना धंधा हुआ है, इस सेंटर पे इतना काम हुआ है, इस वाले मॉडल पे ये रेवेन्यू आया, ये लॉस हुआ, ये हर एक चीज बनाई जाती है आप कंपनी में। वहां पे आप कैश बर्न कह लो, इनकम स्टेटमेंट कह लो, बैलेंस शीट कह लो, बैलेंस शीट तो एक ही होती है, इनकम स्टेटमेंट के कई मोड बनाए जाते हैं, फोरकास्टिंग की जाती है, उनकी प्रीकास्टिंग की जाती है, ठीक है। कैश फ्लो बनाए जाते हैं, कैश बर्न्स भी बनाए, कैश फ्लो तो बहुत कम यूज होते हैं, कैश बर्न जो आजकल मेन कंपनी में चल रहा है, कैश बर्न कितना कैश बर्न कर रहे हैं और कितने की कैश की एडिशन और जरूरत पड़ सकती है, ये काफी काफी आज की डेट में इंपॉर्टेंट हो चुका है। उसके बाद क्या आपको आनी चाहिए, बेसिक टैक्स नॉलेज, ठीक है। आपको कम, जैसे आप GST है, TDS है, हमें बेसिक तो पता होना चाहिए ना, कम से कम एटलीस्ट। जब भी आप किसी कंपनी में जाएंगे, फॉर एग्जांपल वहां पे आपको सिंपल सा 94 जाए या 94C के TDS के मैंने पूछ रहे थे, तो वहां पे आप गूगल करोगे, आपको बेसिक विद इन फ्यू मिनट जब भी आपसे पूछा जाए तो आपको रेडी टू आंसर होना चाहिए कि हाँ ये वाला करेंगे तो ये वाला TDS लगेगा और इस वाले पे ये टैक्स लायबिलिटी आएगी। तो हर किसी का आंसर जितना बढ़िया आपका आंसर रहेगा उतनी बढ़िया आपकी इंपॉर्टेंस रहेगी, ठीक है। देन ऑडिटिंग, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मेरे से कुछ पूछा जाता है, मैं वही बोलता हूँ कि मैं गूगल कर लूँ, क्या वो मेरा मैनेजर अगली बार मेरे से पूछेगा कुछ?
नहीं पूछा, पता तो उसे भी होगा क्योंकि वो जिस पोजीशन पे बैठा है वो सारा, अब हमारे सीएफओ है कंपनी के, जिस कंपनी के साथ काम कर रहा हूँ, ठीक है, वो 2009 के सीए पास आउट है, ठीक है, और मैंने 9 में, मेरा बर्थ 1996 का है, ठीक है, यानी जितने मेरे को करियर में, जितनी मेरी एज होगी ना उससे ज्यादा का उनका करियर एक्सपीरियंस हो चुका है। 14, आज 2025 है, ठीक है, उन्हें 16 साल का करियर एक्सपीरियंस है और मेरे पास 8 साल का। उन्हें हर एक चीज पता है, बट जब भी पूछते हैं बेसिक आंसर तो पता होना चाहिए। एक लीडर को उसकी टीम के बारे में पता होना चाहिए वो कहाँ पे है, और मेरे को मेरे एग्जीक्यूटिव को पता होना चाहिए कि वो कहाँ पे रिलाई करता है, ठीक है। ये बेसिक चीजें होती हैं। उसके बाद क्या सीख सकते हो आप, ऑडिटिंग सीख सकते हो। ऑडिटिंग में क्या आता है, डेप्रिसिएशन, फिक्स एसेट रजिस्टर बनाने, ठीक है, यहाँ पे मैं लिख दिया डेप्रिसिएशन प्लस, ठीक है, वहां पे डेफर टैक्स की वर्किंग, डेफर टैक्स की वर्किंग वो लाइबिलिटी में हो या एसेट में हो, डजंट मैटर, ठीक है। उसके बाद आप क्या एडिशन है, फिक्स एसेट के रजिस्टर्स, ठीक है। देन उसके बाद क्या कर सकते हो आप सैलरी के डाटे बना सकते हो, ठीक है। उसके बाद जो कंप्लायंसेस के जरूरी होते हैं टैक्स में, उसके बाद जो एम्प्लॉय को बेनिफिट दिए जाते हैं, ईएसआई, पीएफ, उसकी वर्किंग और उनकी रिकंसिलेशन की, जो डिपॉजिट हुआ बिल्कुल सही डिपॉजिट, ये सारी चीजें हमें आनी चाहिए, बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। उसके बाद बजटिंग एंड फोरकास्टिंग, हमें बजट बनाना और फोरकास्टिंग करनी आनी चाहिए कि मान लो आज की डेट में 5 साल में हमारा ये रेवेन्यू है, लास्ट 5 ईयर में, नेक्स्ट 5 ईयर में हमारा क्या होगा, कि अगर सेम परसेंटेज से चले तो क्या वेरी करेगा, 10% एडिशन ले, 20% एडिशन ले, तो क्या क्या इम्पैक्ट पड़ेगा हमारे प्रॉफिट पे। देन उसके बाद हमें बेसिक नॉलेज होनी चाहिए, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, गैप और इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड के, जिसमें इंडियन एएसबी आता है, अकाउंटिंग इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड भी आते हैं, वो आई थिंक वो 20 प्लस से ज्यादा के अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है। इसके बारे में हमारे बेसिक नॉलेज होनी चाहिए कि क्या होते हैं, जैसे कैश बेसिस अकाउंटिंग, अदर कैश एक्रूरल बेसिस, ये सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के बारे में बेसिक सी आइडिया होनी चाहिए। जब अभी नहीं, जब आप एक अच्छे लेवल पे पहुंचे जाओगे ना, जब किसी कंपनी को लिस्टिंग में लेकर जाओगे ना, एक कंपनी को, जब रेगुलर कंपनी चल रही तब नहीं, जब एक कंपनी को लिस्टिंग लेके जाओगे तो आपकी पोजीशन ऐसे मैनेजर रहेगी ना, तब ये जो इंपॉर्टेंस है ना, ये जो गैप और आईएफएस की नॉलेज तब काम पे आएगी आपके, ठीक है। आपको जब इसकी वर्किंग बनाने के लिए बोला जाएगा, इसके हिसाब से बैलेंस शीट बनाने के लिए बोला जाएगा, तो आपको बेसिक नॉलेज रहनी चाहिए कि कौन सा किस वाले में जाएगा। देन उसके बाद आपके पास सॉफ्ट स्किल, वो तो थे नॉलेज स्किल के, नो कोर अकाउंटिंग स्किल जो होने चाहिए आपके पास, ठीक है। उसके बाद सॉफ्ट स्किल क्या रह सकते हैं, सॉफ्ट स्किल में सबसे पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट, इससे ऊपर कुछ नहीं होता कंपनी में, कम्युनिकेशन। अगर आपकी कम्युनिकेशन अच्छी है, आपकी वे ऑफ लैंग्वेज या वे ऑफ टॉक अच्छा है, तो आप, ठीक है, कुछ भी कर सकते हो कंपनी में। आप कोई भी जॉब, डजंट मैटर कि इट इज अकाउंटिंग फील्ड और इट इज एचआर फील्ड और इट इज सेल फील्ड, यू कैन डू एनीथिंग इन एनी कंपनी, ठीक है। तो अगर मौका मिले ना, तो अपनी कम्युनिकेशन स्किल बेटर कीजिए, जब भी टाइम मिले, दिन के 10 से 15 मिनट लगाइए और अपनी कम्युनिकेशन को बढ़िया कीजिए, ठीक है। देन उसके बाद टाइम मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट मीन्स कि अगर डेडलाइन को हिट करना है ना, तो हमें डेडलाइन से पहले ही अपना काम खत्म करना है। फॉर एग्जाम्पल, क्योंकि डेडलाइन पे अब 31 मार्च होती है, ठीक है, या क्लोजिंग होती है किसी मंथ की, मैं 31 कह लूँ या 30 कह लूँ, तो क्लोजिंग पे तो एडिशनल काम आने आएगा ही, बट हमें अपना रेगुलर वर्क तो खत्म करके चलना ना। फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास डेली के बेसिस पे मेरे को पता है कि इसके इनवॉइसेस आ रहे हैं, मैं इसको होल्ड करता जा रहा हूँ, रोज के 30 बोल रहा हूँ कि मैं मंथ एंड पे एक साथ 100 प्लस इनवॉइसेस एक साथ अपडेट कर दूंगा, क्या वो सही रहेगा? नहीं। फॉर एग्जाम्पल, मेरे को वर्किंग करनी है रेंट की, एक्सपेंसेस की, पैटी कैश की, मेरी ब्रांच अकाउंटिंग के पैटी कैश की, ठीक है। मेरे पास 70 प्लस सेंटर्स हैं, तो उनके पैटी कैश की वर्किंग करनी है, उनके बिलिंग देखनी है, उनके पैटी कैश के अमाउंट्स देखनी है कि उन्होंने सही अपडेट कर रखे हैं या नहीं, वो उसके बाद उनके ट्रैवल पॉलिसीज हैं, ठीक है, ट्रैवल रिम्बर्समेंट्स हैं, तो वो सारे अगर मैंने चेक करनी हो तो क्या 31 को हो जाएंगे? नहीं हो पाएंगे। तो इसलिए क्या करना, मैं रेगुलर बेसिस पे, मान लो आज 70 सेंटर है ना मेरे पास, तो क्या करते हैं हम उसको तोड़ देते हैं 15-15 करके। आज 1 वीक में 15 कर लिए, ठीक है, नेक्स्ट वीक में 15 कर लिए, थर्ड वीक में 15 कर लिए, और फोर्थ वीक तक पहुंचते पहुंचते हम टारगेट को अचीव कर ही लेते हैं। ये होती है रेगुलर प्रोसेस, क्योंकि हमें जब भी पता हम 31 को पहुंचेंगे ना, तो हमें एडिशनल वर्किंग मिल ही जाएगी कोई ना कोई। ये नहीं है कि आपको कंपनी में हायर, जब भी आपकी हायरिंग होती है ना, तो एक चीज का ध्यान रखना, आपसे जब भी आप एक लेवल पे पहुंच जाओगे ना, जब आपकी डाटा एंट्री की जॉब खत्म हो जाएगी, उसके बाद तो आपसे पूछा जाएगा कि आप एडिशनली क्या कर सकते हो। ये काम तो हम किसी को भी हायर कर लें, फॉर एग्जाम्पल मेरे मैं असिस्टेंट मैनेजर, तो असिस्टेंट मैनेजर तो मैं किसी को भी हायर कर लूँ, आप एडिशनली क्या कर पाओगे कंपनी के लिए, कि ताकि हम आपको हायर करें, ये पूछा जाता है, कई बार हुआ है। तो इसलिए आपको यू हैव टू बी प्रिपेयर योरसेल्फ फॉर दिस काइंड ऑफ इंटरव्यू क्वेश्चंस, ओके। देन इंटीग्रिटी एंड एथिक्स,
ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अगर आपके पास कोई ऐसी इंफॉर्मेशन आ जाती है जो इम्पोर्टेंट है और जिसका लीक होना जरूरी नहीं है। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे अगर बात करूँ, मैं एज ए मैनेजर हूँ, ठीक है, मेरे सीएफओ को कंपनी ने ले ऑफ कर दिया, तो क्या मैं सभी को बता दूंगा? नहीं, मैं एक इंटीग्रिटी बनाए रखूंगा। फॉर एग्जाम्पल मेरी कंपनी ने बोल दिया कि हम नेक्स्ट 10 मंथ में, नेक्स्ट यानी विद इन ईयर 10th मंथ में 10 महीने या 1 साल में हम आईपीओ लेकर आएंगे, क्या मैं अपनी सारी टीम को बता दूंगा? क्या मेरे मैनेजर ने बताया कि ये वाली पोजीशन खाली, एक कंपनी में कांड हुए हैं, कोई बंदा जकदम छोड़ के चला गया, तो क्या मैं सभी को बता दूंगा उसी दिन? नहीं, हमें ये चीजें हमेशा अपने एंड पे सेफ रखनी है, जब तक कोई और ना बता दे। और बता दे तो बढ़िया बात है, अपने एंड पे बातें सेव करना सीखिए, बहुत जरूरी रहेगा। हर छोटी छोटी बात को अपने मन में दबाना सीखिए। ये एक मोटिवेशन नहीं कह रहा हूँ मैं आपको, एज ए ये अकाउंट के फील्ड के लिए रिगार्डिंग नहीं कर रहा, मैं आपको करियर एडवाइस दे रहा हूँ कि ये चीजें अपने एंड पे रखिए। और ये एथिक्स होते हैं कंपनी के, ठीक है। कहते हैं ना कि एचआर की पॉलिसी, अपनी अपनी सैलरी किसी से डिस्कस नहीं करना, कुछ नहीं करना, ठीक है। देन उसके बाद टीम वर्क। टीम वर्क बहुत जरूरी होता है। टीम वर्क क्यों जरूरी होता है? ठीक है, जब भी आप किसी अदर डिपार्टमेंट के साथ काम करोगे, किसी ऑडिटर के साथ काम करोगे या अपने क्लिक के साथ करोगे, तो टीम वर्क हमेशा हेल्प करेगा। मैं अब अपनी टीम, फॉर एग्जांपल मेरी टीम है 8 बंदों की, ठीक है। अब मैंने एक से डाटा लेना है, ठीक है, या इसके डाटे में मैं 1 हूँ और ये 2, मैंने इससे डाटा लेना है, तो मैं क्या वे ऑफ, क्या क्या लैंग्वेज यूज करूंगा? फॉर्मल लैंग्वेज यूज करूंगा डाटा लेने के लिए, ठीक है। या कौन से फॉर्मल वे यूज करूंगा? या तो ईमेल करूंगा या डायरेक्ट बोल दूंगा कि भाई डाटा दे दे। अगर इसके डाटा में गलती मिलती है तो आपस की टीम में लड़ूंगा? नहीं लड़ूंगा। क्या इसके डाटे में कुछ कुछ ऐसे डाटे थे जो मिसिंग थे, तो इसको क्या मैं अपने मैनेजर को बोलूंगा कि ये डाटे इसने गलतियां कर रखी है? नहीं करूंगा, ठीक है। हमें जब भी अपनी टीम के साथ, अदर डिपार्टमेंट के साथ कर सकते हैं, अपनी टीम में जब भी रहना है तो कभी ऐसा काम मत करना कि इनर इनर महाभारत खेलना शुरू कर दे। हमारी कंपनी बोला कि महाभारत मत खेलो आपस, घर में अपने घर घर बोलते हैं हम अपनी टीम को कि घर में तो अपने कैबिन है हमारा, तो कैबिन में महाभारत कोई नहीं खेलेगा। हमारी सीएफ की तरफ से सख्त हिदायत है, कोई भी किसी भी अपनी जो टीम है एक दूसरे को कोई भी मेल नहीं करेगा पर्सनली, जब तक वो अदर डिपार्टमेंट उसमें इन्वॉल्व ना हो, ठीक है। डाटा शेयरिंग के लिए जरूरी है, बट जब तक अदर डिपार्टमेंट डाटा भी चाहिए ना। एक अगर मैं यहाँ पे बैठता हूँ तो दूसरा बंदा यहाँ पे इसके पास जाइए, डाटा लीजिए और अपना काम करेंगे। एक बार डाटा मांगे नहीं देता, दूसरी बार मांगे नहीं देता, 2 बार आपने मांगा, तीसरे बार नहीं मांग रहे तो हम मेरे पास आ गई, मैं सोल्व करवा दूँ। और हमारी टीम 8 बंदों की है, इंक्लूडिंग अगर सीएफ और अदर ऑपरेशन ऐड कर लूँ तो हम 12 बंदे हैं अकाउंट्स पेबल में। तो कभी ऐसा नहीं हुआ कि किसी ने डाटा नहीं दिया। खुद को सुधारिए, फिर ही बाकी सुधरेंगे, मैं ये कहता हूँ। और जब भी ऑडिटर के साथ काम करें या किसी और डिपार्टमेंट के साथ करें तो एक वे ऑफ लैंग्वेज, एक टीम वर्क रखिए, क्योंकि जरूरत हर किसी को पड़ेगी, आपको उनकी पड़ेगी और उसको आपकी पड़ेगी। अगर आपने आज डाटा देने में कुछ ऐसा डाटा होता है जो कभी एट ए टाइम जरूरी, कुछ एक नंबर्स होते हैं और कुछ नहीं होता कि एक नंबर होता है, किस टाइम क्या नंबर था, इस टाइम क्या नंबर था। अगर ये डाटा आप 1 मिनट में दे सकते हो, इसको 1 दिन भी खींच सकते हो, ठीक है। एंड में उनकी तरफ से मेल आई कि ये डाटा दे दीजिए और आपने क्या कर दिया, वी विल डिस्कस, डे एंड पे आपने 1 मिनट डाल दी, वी विल डिस्कस, ठीक है। तो भाई वो जब अगली बार आप डाटा मांगो ना, तो ये सेम रिप्लाई आपको भी आएगा, 100% आएगा। अगर वहीं आपने 1 मिनट में डाटा मांगा, 1 मिनट में दे दिया, जरूरी हो आप कहीं फंस गए हो, वो अदर मैटर है। बट अगर सेम चीज अगर आपके पास अवेलेबल है, रेडी टू अवेलेबल है, तो आप 1 मिनट में दीजिए, ये काफी हेल्प करेगा आपके करियर ग्रोथ में, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर किसी को और हेल्प चाहिए करियर के लिए तो मेरे साथ लिंक्डइन पे जुड़ सकता है। मेरी लिंक्डइन की जो आईडी है, वो लिंक है उसका मेरी चैनल डिस्क्रिप्शन पे अवेलेबल है, वहां पे जाकर मेरे साथ कनेक्ट कीजिए। और आप जिसको भी करियर हेल्प या जॉब चाहिए अकाउंटिंग फील्ड में, अपने CV मेरे साथ शेयर कर सकता है। मैं काफ़ी कोशिश करूंगा, जिन जिन की मेरे पास पॉसिबिलिटी रहती है, मैं काफ़ी हेल्पिंग करता हूँ। जो मेरे एग्जीक्यूटिव रहते हैं या जिनको जॉब रिक्वायर कह लो आप, जिनको जॉब की जरूरत होती है, जॉब सीकर्स होते हैं, मैं काफ़ी हेल्प करता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आज की वीडियो यहीं पे एंड करते हैं। थैंक्स।